वेलकम टू श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं मनीष गुप्ता आपका श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी न्यूक्लियर फिजिक्स की और उसके प्रीवियस 10 लेक्चर हमने पब्लिश कर दिए थे और लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 10 उसमें हमने बात कर ली थी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और मास डिफेक्ट के बारे में और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो हमें समझ में आ गया था कि क्या कारण है जिसके वजह से मास डिफेक्ट पाया जाता है और बाइंडिंग एनर्जी को भी हमने डिफाइन कर लिया था, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में देख लिया था और एक न्यूमेरिकल भी समझ लिया था। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप कह लो या फिर थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कह लो। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, आपको मैंने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता दिया था। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमको एक बात समझ में आ गई थी कि बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो नाविक के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उन पर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जैसे अलग करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके बारे में एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या है उसके बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो उनको जो अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए हमको वो भी ज़्यादा होगी, या फिर जो उनको बाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए वो भी ज़्यादा होगी। अर्थात बाइंडिंग एनर्जी का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन को समझ लेते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल बंधन ऊर्जा बटा कुल अवयव, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन कुल अवयव जो इसके हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। और इसको किससे दिखाते हैं अपन, बाइंडिंग एनर्जी बीई पर बार से, बीई बार। तो इसे दिखाते हैं अपन वीई बार से या फिर बी बार से। इसको अपन बी बार से भी दिखा सकते हैं, ये भी सही है, राइट। तो ये क्या हो गया, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट लिखना चाहे बंधन ऊर्जा किस में निकालते हैं अपन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, अब बटे में तो क्या है, संख्या है, तो संख्या की कोई वैसे यूनिट नहीं होती पर फिर भी पर न्यूक्लियॉन निकाली जाती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको समझ में आ गई कि पर न्यूक्लियॉन में क्या है, केवल आपको द्रव्यमान संख्या का भाग लगाना है। अगर द्रव्यमान संख्या का या फिर न्यूक्लियॉनों की संख्या का आप भाग लगा दोगे तो क्या बनेगा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो ये आपको समझ में आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसे अपन बीई बार से दर्शा रहे हैं। तो ये जो बीई बार यहाँ पर है ये किसको दिखाता है, स्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतनी ही ज़्यादा नाविक का स्थायित्व होगा। नाविक का स्थायित्व किस पर डिपेंड कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है तो नाविक का स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है तो नाविक का स्थायित्व भी कम होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोल दिया, पर हम तो पूछेंगे और आपको पूछना भी चाहिए कि भाई क्या रीज़न है ऐसा, स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। पहले तो आप खुद दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। एक बार जरा दिमाग पे जोर डालें कि क्या रीज़न हो सकता है इसका। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियॉन है, मतलब जो नाविक है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अलग करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो क्या है, पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से दिखा रहे हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी को। तो उससे क्या है कि पूरे नाविक का जो स्थायित्व है वो
किससे अपन दिखा सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, क्योंकि जितने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतने ही ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने में या उस न्यूक्लियस में से कुछ प्रोटॉन या कुछ न्यूट्रॉन निकालने में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के मान से स्टेबिलिटी का मान क्यों प्रभावित होता है या क्यों स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर निर्भर करती है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चों। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, कल अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कर लिया था जीनोन एटम का। तो उस जीनोन एटम के क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि 10Xe20 जो जीनोन एटम था उसकी बाइंडिंग एनर्जी अपन ने फाइंड की थी, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई थी 161.0565। तो ये अपन ने कल न्यूमेरिकल किया था, उसमें निकाल ली थी। तो आज अगर अपन इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी और बटे में क्या लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दिया, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 20, तो 20 का भाग लगा दिया। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई 8.0528, ठीक है 8.0528 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अवयव कह लो या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन कह लो, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करवाए तो आप तीनों क्वांटिटी इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे, ये है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व। तो नाभिक का जो स्थायित्व वो हम किससे दिखाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवं द्रव्यमान संख्या के बीच में ये ग्राफ है, और इसको अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच का जो ग्राफ है वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में दिखाता है। तब तक पहले आप जो ये पोर्शन है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे इसको अपन रफ कर पाएं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं अपन। तो टॉपिक क्या बन गया हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व। ठीक है, तो नाभिक का स्थायित्व ये टॉपिक अब इसको स्टडी करना है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर निर्भर करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाभिक का स्थायित्व किस तरह से अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरह से फाइंड कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मदद से। तो इसमें अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले एक ग्राफ हमको स्टडी करना है। इस ग्राफ में हमको आपको दिख रहा है कि जैसे एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, द्रव्यमान संख्या, और बाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, तो जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो भी बढ़ती जा रही है, पर कुछ दूरी पर जाकर एक अधिकतम मान प्राप्त होता है और इसके बाद इसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्राफ देख के हमें प्रतीत हो रहा है, और ग्राफ देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे बाइंडिंग एनर्जी का मान कुछ अधिक प्राप्त हो रहा है, कुछ पॉइंट्स पे क्या है बाइंडिंग एनर्जी का मान कुछ अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इनको भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, तो उन 3 पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। 3 पार्ट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, थोड़ा सा इनको ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ग्राफ को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहे होंगे। देखो पहले क्या लिख रहा है, इस वक्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है।
एक तो जिसकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम हो, A लेस देन 50, इसे अपने क्या नाम दे दिया, पार्ट 1। दूसरा जिसमें द्रव्यमान संख्या कितनी हो बच्चों, 50 से तो ज़्यादा हो और 150 से कम हो, इसको हमने नाम दे दिया पार्ट 2। और जो तीसरा पार्ट है इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है, 150 से ज़्यादा, 150 से अधिक। तो ये तो क्या हो गए, हल्के नाभिक, ये लगभग मीडियम जो भार वाले नाभिक हैं, और ये क्या होते हैं, अत्यधिक भारी नाभिक, 150 से अधिक वाले। तो इन तीनों जो पोर्शंस हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इनका स्थायित्व को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इनका स्थायित्व निकाला जा सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मदद से। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके लिए जो पॉइंट्स हैं ये, इसके लिए मैंने आपको बुक्स भी जो है बुक आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है, आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, तो आप उसमें पॉइंट्स देख के लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अगर A इज लेस देन 20, अगर A का मान 20 से कम है, तब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है इसका मान क्या हो रहा है, बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। A लेस देन 20 तक काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्या काफ़ी तेजी से बढ़ता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मान, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। देखो जहाँ तक 20 है, लगभग ये 20 यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक तो इसके मान में बहुत सडन इंक्रीज हुई, और उसके बाद क्या है 20 से लेके और 50 तक इसका मान क्या है, धीरे धीरे बढ़ा। तो यही पॉइंट है, ये बात समझ में आ रही है आपको ग्राफ से। और A बराबर 56 पर यह अधिकतम होता है। तो एक पॉइंट अपन ने क्या देखा कि A इक्वल टू 56, A इक्वल टू 56 किसके लिए होता है, लोहे के लिए, फेरम के लिए। तो Fe 56 के लिए, यहाँ पे भी लिख रहा है देखो 26 Fe 56, तो 26 Fe 56 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट से हमको क्या पता चलता है कि जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व वो कौन सा है, 26 Fe 56, ठीक है। तो जो फेरम होता है, जो लोहा होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको यहाँ से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, A लेस देन 20 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मान काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, 20 से कम तक। फिर उसके बाद जो मान है इस पोर्शन में वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, और A इक्वल टू 56 पर यह मान अधिकतम हो जाता है। और अधिकतम कितना होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का अधिकतम मान है वो कितना है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ये हमको समझ में आ गया। और किसके लिए है, Fe 56 के लिए। इसके बाद जो B पॉइंट है वो क्या बता रहा है, A लेस देन 20 में जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज होती हैं, जैसे A इक्वल टू 4, A इक्वल टू 8, 12, 16, 20, ये क्या है, सभी 4 के मल्टीपल में हैं, 4 के पहाड़ी पर हैं। तो 4 के जो मल्टीपल में हैं, जैसे He4, Be8, ठीक है, He4, Be8, C12, O16, Ne20। तो ऐसे जो द्रव्यमान संख्या वाले तत्व हैं या ऐसे जो परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज के रूप में है, उनके लिए क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का दूसरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन को औसत बंधन ऊर्जा नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि औसत बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो औसत बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन एक ही चीज है, कोई अलग अलग राशि नहीं है, एक ही भौतिक राशि है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कह लो या क्या कह लो, औसत बंधन ऊर्जा का मान अपने आसपास वाले तत्वों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट, इसको ग्राफ पे जरा देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, कि ऐसे नाभिक जैसे कि 2He4, ठीक है, He4 और Be8 और C12, O16 और Ne20, ये जो नाभिक हैं इनकी जो बंधन ऊर्जा है वो अपने अगल बगल वाले जो नाभिक हैं इनकी तुलना में क्या है बच्चों, कम है। जैसे आपको दिख रही है इस 8Be वाले की, इसकी जो बंधन ऊर्जा है इनसे ज़्यादा है। कार्बन की बंधन ऊर्जा जो इसके बगल में और
नाभिक हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है इसकी बंधन ऊर्जा और नियोन है इसकी बंधन ऊर्जा अपने जो निकटवर्ती नाभिक हैं इनसे ज़्यादा है। आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया ज़्यादा है, पर ऐसा क्यों है, ऐसा ज़्यादा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे बच्चों एक सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है, इनको ध्यान से देखो आप। जैसे 2He4 या 4Be8 या 6C12 या 8O16 या 10Ne20, तो इसके लिए मार्कर अपन दूसरा थोड़ा सा कलर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे इनमें क्या स्पेशलिटी आपको दिख रही है? इनमें आपको स्पेशलिटी ये दिख रही है कि नहीं कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल Z, अर्थात नाभिक में परमाणु जो आपके प्रोटॉन हैं उनकी संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो ये जो रेखा कहलाती है ये कहलाती है N इक्वल टू Z रेखा। तो N इक्वल टू Z रेखा पर उपस्थित जो भी नाभिक होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या अनपेयर्ड प्रोटॉन नहीं है। पहली बात, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन और अनपेयर्ड प्रोटॉन नहीं है तो इससे क्या है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था वो कितना हो जाएगा, 0। और 0 एंगुलर मोमेंटम है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बराबर हैं तो जो बाइंडिंग है इनकी इस तरह से होती है कि जो स्टेबिलिटी है वो अपने आप ही लार्ज हो जाती है, क्योंकि इनके मध्य अधिक बंधन पाया जाता है, क्योंकि जितने संख्या में न्यूट्रॉन है उतने ही संख्या में प्रोटॉन है। तो ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, उनका स्थायित्व अपने आजू बाजू वाले जो नाभिक हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था कि A<20 तक धीरे धीरे तेजी से बढ़ता है और A>20 मतलब 20 से ज़्यादा के लिए स्लोली बढ़ता है, और A इक्वल टू 56 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तथा दूसरा पॉइंट क्या था कि जब द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज के रूप में हो, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, तो इनका जो स्थायित्व है वो अपने अगल बगल वाले जो नाभिक हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसे मैं ऑरली बता देता हूँ आपको कि क्या है। सिंपल सा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में अपन पढ़ते हैं कि जो पार्ट ये है A, जिसमें A का मान कितने से कितने तक है, 50 से तो क्या है ज़्यादा पर 150 से कम है, इसमें लगभग बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कांस्टेंट रहती है, लगभग समान रहती है, बहुत ही माइन्यूट सी डिक्रीज होती है, बहुत ही कम डिक्रीज होती है, क्योंकि 56 पे तो क्या पहुंच गई मैक्सिमम, उसके बाद हल्का सा डिक्रीमेंट होता है पर लगभग कांस्टेंट रहती है। ये कौन से तत्व होते हैं, मीडियम साइज वाले या मीडियम भार वाले। तो इनका जो स्थायित्व होता है वो सर्वाधिक होता है, इनका जो स्थायित्व है वो सर्वाधिक होता है। स्थायित्व सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन सर्वाधिक है, ना ज़्यादा है, बहुत मतलब हाईएस्ट से थोड़ी ही कम है और डिक्रीज कम हो रहा है इस वाले पोर्शन में। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो तीसरा पॉइंट है जब A का मान 50 से और 150 के बीच में है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन लगभग कांस्टेंट हो जाती है और इन तत्वों का स्थायित्व भी लगभग कांस्टेंट रहता है और सर्वाधिक होता है और तत्वों की अपेक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं तीसरे पार्ट के लिए। जब A का मान ग्रेटर देन 150 हो, जब A का मान 150 से अधिक होता है तो ऐसे जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, भारी नाभिक। ऐसे तत्व अपने क्या कहलाते हैं, भारी नाभिक। तो भारी नाभिकों में क्या होता है बच्चों, भारी नाभिकों में नाभिकीय विखंडन होता है। जैसे आपने देखा होगा 92 यूरेनियम 235, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। जब अपन नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे तो यूरेनियम का विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपन को क्या मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जो थर्मल प्लांट्स जैसे अपने प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में काम आता है। 92 यूरेनियम 235, तो 92 यूरेनियम 235 के लिए लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये जो तत्व हैं इनकी
जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो ग्राफ है इस पोर्शन में क्या होता है, घट जाता है। थर्ड पोर्शन में ग्राफ क्या होने लगता है, घटने लगता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा सा कारण है। अगर मान लो नाभिक बड़ा हो गया, साइज इतना बड़ा हो गया, तो वो क्या होगा, नाभिकीय विखंडन से दो छोटे छोटे या दो मीडियम साइज वाले नाभिकों में टूटना चाहेगा। अब आप मानो, इसको मैं एक वैसे एग्जाम्पल से बताऊं, कोई भी चीज़ है, कोई भी आप मान के चल लो कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, वो उस पर झिल नहीं रहा, तो वो क्या होगा, दो भागों में टूटना पसंद करेगा ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप समझ में आ गया होगा कि जब नाभिक की द्रव्यमान संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। नाभिकीय विखंडन की वजह से नाभिक का स्थायित्व है वो कम रह जाता है, क्योंकि वो नाभिक स्थायी नहीं होता, वो छोटे टुकड़ों में, मीडियम वाले टुकड़ों में टूटकर स्थायी होना चाहता है। जैसे कि यूरेनियम किस में टूटता है बच्चों, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरे पोर्शन में क्या हो रहा है, तो तीसरे जो पोर्शन में नाभिक का स्थायित्व कम है वो किस वजह से है, नाभिकीय विखंडन की वजह से, क्योंकि भारी नाभिकों का क्या हो जाता है, नाभिकीय विखंडन। उसी तरह से अगला पॉइंट है कि जो ये पोर्शन था ए <20 वाला, तो इसमें क्यों कम है, नाभिक के जो आपके नाभिक हैं इनका स्थायित्व कम क्यों है, तो इसका रीजन है नाभिकीय संलयन, क्योंकि इनका जो, जैसे सपोज करो, जैसे दो आदमी हैं, दुर्बल से मरियल से दो लोग हैं, अब वो क्या करेंगे, उनको किसी से लड़ाई लड़नी है, स्टेबिलिटी चाहिए उनको लाइफ में, तो वो साथ रहेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। दो, अपन कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, तो जो दो छोटे छोटे से लोग हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, बेचारे दुर्बल से हैं, तो वो क्या करेंगे, साथ रहने की कोशिश करेंगे। साथ रहेंगे तो ये है कि दो अकेले किसी को नहीं हरा पा रहे, तो दोनों मिलके तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, दोनों मिलके तो फाइट ले पाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, हीलियम बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको अपन बैलेंस करेंगे, 2He4 बन जाता है, इसको आगे 2He3 बनता है, फिर +1H1 बनता है, तो इसको रिएक्शन को अपन बैलेंस कर सकते हैं। पर आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नाभिकीय संलयन की। तो जो नाभिकीय संलयन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में जो स्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हल्के नाभिक किसमें बदल गए, भारी नाभिक में। जैसे हाइड्रोजन का नाभिक एक हल्का नाभिक है, अब हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, हीलियम, और हीलियम का स्थायित्व आपको पता है ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से नाभिकीय संलयन से भी स्थायित्व बढ़ता है और नाभिकीय विखंडन से भी स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन भी हल्के नाभिकों को मीडियम नाभिक तक ले जाता है, मीडियम भार वाले, और नाभिकीय विखंडन भी भारी नाभिकों को मीडियम साइज वाली कैटेगरी में ले आता है। तो इस तरह से नाभिक का स्थायित्व आप नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की मदद से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट अपना रह गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे नाभिक जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 इस तरह की होती है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का कारण है कि ये जो नंबर हैं बच्चों, ये नंबर आपके मैजिक नंबर कहलाते हैं, ये जादुई संख्या कहलाती है, मैजिक नंबर। तो इन मैजिक नंबर्स में जो आपका सेल होता है, जो आपका उपकोष होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली अष्टक पूरा होता है। तो उस वजह से क्या है, जो स्थायित्व है वो थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होता है। तो मैजिक नंबर वाले, अगर आपके न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इसका कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे 2He4
इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एग्जांपल लिखूँ तो 8O16, देखो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन या 8 न्यूट्रॉन। तो ऐसे जो नाभिक है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 होती है। ऑब्वियस सी बात है 126 प्रोटॉनों की संख्या नहीं हो सकती है, केवल क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक अभी अपन 126 तक पहुंचे ही नहीं है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हो 2, 8, 20, 28, 50, 82 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 के रूप में। तो ऐसे जो नाभिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जादुई संख्या वाले नाभिक, मैजिक नंबर वाले नाभिक। और इनका जो स्थायित्व होता है वो ज़्यादा होता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है अपने अगल बगल वाले नाभिकों से। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू दियर फुलफिल्ड स्ट्रक्चर, या इनके जो उपकोष हैं वो क्या होते हैं अष्टक पूरे करे हुए होते हैं, जिससे इनमें कोई भी अनफिल्ड या अनपेयर्ड न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं मिलता, जिससे इनका स्थायित्व थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। तो आई होप मैंने आपको जितने भी पॉइंट आज बताए स्थायित्व के बारे में, नाभिक के स्थायित्व और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। एक सबसे छोटा और कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही है कि किस नाभिक का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। तो आप बता सकते हो 26Fe56 का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप बुक्स में भी देख सकते हो, बुक्स में देख के आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाभिक का स्थायित्व और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसलिए इसको आप एक बार ढंग से और बुक में से रिवाइज कर लेना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।